वो हमसफ़र। ट्रेन में मेरी सीट पहले से रिजर्व थी। अभी बस जाकर अपनी सीट पर बैठा ही था कि उसकी चूड़ियों की खनखनाहट ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वो मेरे कंपार्टमेंट की ओर बढ़ी आ रही थी। शायद उसके परिजन थे जो उसके साथ उसे ट्रेन में बिठाने आए थे। उन लोगों की बातों से मुझे ऐसा ही लगा। कुछ देर बाद उसने उन्हें अलविदा कहा और अपनी सीट पर बैठ गई। ट्रेन चलने के लिए हॉर्न दिया। इंजन ने गति पकड़ी और ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन छोड़ते हुए आगे बढ़ चली। मैं आँखों से नहीं देख सकता था, भले ही मैं नहीं जानता था कि वो देखने में कैसी थी, लेकिन उसके हाथों में खनकती चूड़ियों की मधुर आवाज़ ने मुझ पर जादू सा असर किया। दीवाना सा हुआ जा रहा था मैं तो। आप भी देहरादून जा रही हैं? ट्रेन स्टेशन छोड़कर जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी, मैं अचानक ही उससे पूछ बैठा। शायद मैं किसी अंधेरे कोने में बैठा था, इसलिए उसको अब तक दिखाई नहीं दिया। अचानक मेरी आवाज़ सुनकर उसने जो रिएक्शन दिया, उससे मुझे कुछ ऐसा ही लगा। ओह, मुझे नहीं पता था कि आप भी यहाँ बैठे हैं। उसने संक्षेप में बस इतना ही कहा। कोई बात नहीं, आपके पास देखने के लिए इतना कुछ है, शायद इसलिए आप मुझे नहीं देख पाई। वैसे देखा तो मैंने भी आपको नहीं था, लेकिन सुना जरूर था आपको आते हुए। बोल तो दिया था मैंने, लेकिन एक अजीब सी उलझन थी मन में। क्या सच में मैं उससे यह बात छुपा पाऊंगा कि मैं देख नहीं सकता? हाँ, अगर मैं बिना ज़्यादा बातचीत किए अपनी जगह पर ही बैठा रहा तो शायद मैं ऐसा कर पाऊँ। मैं अपने मन में ही सोचता जा रहा था, जी, मैं उससे पहले उतरूँगी। मेरी बुआ जी वहाँ मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? जी, मैं अभी तो देहरादून जा रहा हूँ। 1-2 दिन बाद वहाँ से नैनीताल निकलूँगा। सच, काश मैं भी कभी नैनीताल जा पाती। मुझे पहाड़ियाँ बहुत पसंद हैं, खास करके सर्दियों में बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ। किसी छोटे बच्चों की तरह मचलते हुए उसने कहा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। साथ ही मेरे मस्तिष्क में वे सब पुरानी यादें बिजली की तरह कौंध गई जब मैं देख सकता था और पहली बार नैनीताल गया था। वह समा ही अलग था। सफ़ेद बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, उन पर पड़ती सूरज की हल्की मध्यम रोशनी, मानो रूई के फाहे पर सोने का अर्क चढ़ा हो। और वो बर्फीली ठंडी रातें, खुली सुनसान सड़कें, पास में जलती अलाव और थोड़ी सी ब्रांडी उन रातों को और भी मादक बना देती है। मैं बोलता ही चला जा रहा था और वो चुप थी, एकदम चुप। शायद वह अभी भी मेरे जादू भरे शब्दों के तिलिस्मे से खेल रही थी, या फिर मैं उसके सामने अपने आप को निहायती बेवकूफ़ साबित कर चुका था। और अगर मेरा बाद वाला अंदाज़ा सही था तो मैं सच में बहुत बड़ी गलती कर चुका था। अच्छा, बाहर का नज़ारा कैसा है? बहुत सुंदर होगा ना? पर वह बिना कोई जवाब दिए चुपचाप यूं ही बैठी रही। क्या हुआ, यह चुप क्यों है? कहीं वो जान तो नहीं गई कि मैं... आप खुद क्यों नहीं देख लेते खिड़की से बाहर झांक कर? अगले ही पल उसने कहा तो मेरा भ्रम दूर हो गया। मैं अपनी सीट पर ही जरा सा खिसका और खिड़की की तरफ मुंह करके बैठ गया, जैसे सच में मैं बाहर का नज़ारा देख रहा हूँ। खिड़की खुली थी। बाहर से आती हवा से पता चल रहा था मैं अपने मन की आँखों से सब देख रहा था। देखो, ऐसा लगता है ना जैसे ये पेड़, पहाड़, ये बादल सब हमें छोड़कर कहीं दूर भागे जा रहे हो। जी, मैंने खिड़की से नज़रें हटाकर उसकी तरफ घुमाई और कुछ पल के सन्नाटे के बाद बोला, आपका चेहरा
बड़ा ही दिलचस्प है। डरते डरते मैंने कहा। वह एक उन्मुक्त सी निश्चल हंसी हंसते हुए बोली, क्या सचमुच आपको मेरा चेहरा दिलचस्प लगा? चलिए अच्छा है, वरना मैं तो थक गई थी यह सुन कर कि आपका चेहरा बहुत खूबसूरत है। आई लाइक इट। तो सच में आप बहुत खूबसूरत हैं, मैंने मन ही मन कहा। हाँ तो क्या हुआ, दिलचस्प चेहरा खूबसूरत भी हो सकता है, मैंने कहा। आप भी बहुत अच्छे इंसान हैं, हंसमुख, मिलनसार, लेकिन आप इतने सीरियस क्यों लग रहे हैं? जल्द ही आपका स्टेशन जो आने वाला है। मैं अपने मन में ही बुदबुदाया। शुक्र है कि मेरा सफ़र यहीं तक था, बहुत ज़्यादा देर तक मैं ट्रेन में बैठ नहीं सकती। जानता था मैं कि उसका सफ़र बस यहीं तक था, और फिर भी मैं ख्वाबें सजाए बैठा था। मीलों का सफ़र उसके साथ तय करने का, उसकी मधुर आवाज़ सुनते सुनते, किसी पहाड़ी पर से गिरते झरने से जो सरगम होती है, वही सरगम उसकी आवाज़ में थी। जैसे ही वो ट्रेन से नीचे उतरी, शायद इस छोटी सी मुलाकात को भुला देगी, लेकिन इस छोटी सी मुलाकात की यादें रास्ते भर मेरे साथ रहेंगी, और शायद उसके बाद भी। ट्रेन की पहियों ने अपनी गति, अपनी लय बदल ली थी। धीमे धीमे ट्रेन स्टेशन तक पहुंची और रुकते रुकते रुक गई, और साथ ही रुक रही थी मेरी सांसें भी। वह उठी और अपना सामान उठाने लगी। अचानक मेरे मन में कुछ सवाल उमड़ पड़े। शायद उसने अपने बालों का पोनीटेल बनाया होगा, या जूड़े में कसकर बांधे होंगे, या अपने खुले रेशमी बालों को उसने कंधे पर यूं ही झूलते हुए छोड़ा होगा। लेकिन मेरी कल्पनाओं को कोई भी प्रत्युत्तर ना मिल पाया। तभी बाहर खिड़की में से किसी महिला की आवाज़ सुनाई दी। शायद यही उसकी बुआजी थी। वह मेरे बहुत पास खड़ी थी, इतनी पास कि उसके परफ्यूम की खुशबू उसके साथ साथ मुझे भी महका रही थी। मैं अपना हाथ बढ़ाना चाहता था, उसके बालों को छूना चाहता था। अच्छा, मैं चलती हूँ। अचानक से वह बोल पड़ी, और मेरे कुछ बोलने से पहले ही वहाँ से चली गई। लेकिन उसके परफ्यूम की खुशबू और उसकी यादें अभी भी मुझे महका रही थी। अगले ही पल एक व्यक्ति बड़बड़ाते हुए मेरे कंपार्टमेंट में घुसा। शायद ट्रेन में चढ़ते समय उसकी किसी से बहस हो गई थी। मैं फिर से अपनी सीट पर गड़कर बैठ गया। गार्ड ने सीटी बजाई और ट्रेन फिर से चल पड़ी। ट्रेन ने एक बार फिर से अपनी रफ्तार पकड़ ली थी, और मैं फिर से खिड़की ढूंढकर खिड़की की तरफ देखने लगा। लेकिन मेरे लिए अंधेरे के सिवाय कहीं भी कुछ नहीं था। हेलो, वह व्यक्ति मुझसे बात करने की कोशिश करते हुए बोला। मैंने उसकी तरफ गर्दन घुमाई, लेकिन बोला कुछ नहीं। वेल, आई नो कि मैं उस लास्ट पैसेंजर की तरह बहुत खूबसूरत नहीं हूँ, वो ठहाका लगाते हुए बोला, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह एक दिलचस्प लड़की थी, क्या आपने देखा? उसके बाल कैसे थे? मतलब खुले थे या बंधे थे? मैं अपनी उत्सुकता को अपने मन में दबा ना सका और उससे पूछ ही बैठा। बालों पर तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखें सच में बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन उसके लिए किसी काम की नहीं। बेचारी लड़की अंधी जो थी। आपने देखा नहीं शायद ध्यान से। उस व्यक्ति की बातें सुनकर मैं मन में जाने कितने ही सवाल जवाब लिए स्तंभ सा रह गया, और फिर से खिड़की से बाहर की तरफ झांकने लगा, जहां मेरे लिए शून्य के सिवाय कुछ भी ना था। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।